Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्याक्षा द्विवेदी और आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के साथ स्टार्ट करते हैं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया से पहले हमें एक छोटा सा बैक स्टोरी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। अब ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। अब जो एक मेजर कंफ्यूजन होता है ना, वो ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन रूल ये दोनों बहुत ही अलग हैं। ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड करने, बट लेटर ऑन द पावर्स आफ्टर दे कैप्चर्ड इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से वो पावर क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद ट्रांसफर हो गई थी क्राउन के हाथों में। यही फर्क है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में, उन्हें चार्टर मिला 1600 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसके बाद वो इंडिया आए, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग चालू करी। पहली अपनी कंपनी उन्होंने सूरत में लगाई और उसके बाद वो प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जब वो एक्सपैंड करने लगे अपने एम्पायर को, एम्पायर से मेरा मतलब है अपनी कंपनीज को, तब उनके मन में आया कि वो धीरे धीरे क्यों ना पॉलिटिकली इंडिया में घुसे। अभी तक तो वो बस ट्रेड कर रहे थे, इकोनॉमिकली वहां पे थे, अब वो पॉलिटिकली इंडिया में इंटरवीन करने लगे। एंड देन स्लोली स्लोली दे स्टार्टेड कैप्चरिंग इंडिया। तो एक पहला जो हम मानते हैं एज अ मेजर इंसिडेंट, जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था इंडिया को या ब्रिटिश एम्पायर की स्टार्टिंग, वो हम मानते हैं बैटल ऑफ प्लासी को। इसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया था या ब्रिटिश राज था, उसका भारत में एक कहते हैं शुरुआत जो थी वो हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी के बाद। उसके बाद मैंने आपको बताया क्वींस प्रोक्लेमेशन हुआ था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर जो थी वो क्राउन के पास चली गई थी, तो जो ब्रिटिश आपके किंग क्वीन थे उनके पास। और उसके बाद उनका जो रूल था वो चालू हो गया। फिर हर तरह के मतलब कमीशंस आने लगे, रूल्स आने लगे नए इंडियन लोगों पे, हम पे हर तरह की ब्रूटैलिटीज वो लोग प्रैक्टिस करने लगे कि हम पे हमारे मतलब रेवेन्यू सिस्टम्स को उन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे जो टैक्स लेने का तरीका था उसे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल कर दिया। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, अपने यहाँ बनवाते थे उससे प्रॉपर एक सामान, और उसी कमोडिटी को वापस इंडिया में लाके डबल ट्रिपल प्राइसेस पे बेचते थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो ब्रिटिशर्स ने चालू कर दी थी। तो अब हम वही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से नेशनलिज्म इन इंडिया किस तरह से जो लोग थे उनके अंदर वो जो एक नेशनलिज्म की भावना होती है, वो पेट्रियोटिज्म, वो अपने देश के टुवर्ड्स की नहीं, अब हमें इसको स्टॉप करना है एंड वी वांट आवर रूल, वी वांट सेल्फ रूल, ये कैसे आया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी। ये लोग वो थे जो एकदम फ्रंट फुट पे काम कर रहे थे। उसके बाद बहुत से ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया के नेशनलिज्म में। तो इस चैप्टर में हम वही सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चालू हुआ, उसमें वो सारे इंसिडेंट जिनका बहुत बड़ा एक अपना कंट्रीब्यूशन है, एक योगदान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आपको पिक्चर दी गई है। It is 1st to 6th April 1990. Mass processions on the streets became a common feature during the national movement. कि यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपने मन के अपने हक की बातें रख रहे हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये बहुत ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो गांधी जी ने स्टार्ट करी थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई किसी भी पॉलिसीज के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, और उसी में खिलाफत मूवमेंट भी ऐड हो गया था। और उसके बाद उस टाइम तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गई थी जिसमें ब्रिटेन वॉज अ प्रोमिनेंट पार्ट। तो किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कहते हैं आपका इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश
कॉलोनियलिज्म पे इंडिया में। In the year 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? First of all, the war created a new economic and political situation. ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी ना, उसने एक नई इकोनॉमिक, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन पे आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि वॉर में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। आपको आर्टिलरी सप्लाई करनी है, आपको अपने प्रॉपर सोल्जर्स का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी बाउंड्रीज को भी स्ट्रेंथन करना है, आपको अपने अलाइज को भी हेल्प करनी है। तो वो प्लस जो उन पे पॉलिटिकल प्रेशर था वो तो क्रिएट हो ही रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब डिफेंस पे जो उनका खर्चा था, which was financed by war loans and increasing taxes। अब वो कैसे फाइनेंस करते हो, तो वॉर लोन प्लस उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, मतलब जो उनका वहां खर्चा हो रहा था वो इंडियंस से वसूल रहे थे। तो अगर पहले वो रेवेन्यू जो अब उनका जमींदारी सिस्टम था उसके अंडर एक किसान से 10 रुपए अगर रेवेन्यू ले रहे थे, तो उन्होंने उसे बढ़ा के 20-30 रुपए कर दिया, क्योंकि उन्हें अपना ब्रिटेन में होने वाला वॉर एक्सपेंस पे करना था। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज उन्होंने बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटीज आपको पता होगा क्या होती है, अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। जब भी किसी चीज की ट्रेडिंग होती है तो उस पे एक ड्यूटी लगती है, एक टैक्स लगता है जिसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, और उसके साथ इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। वॉर ईयर्स, through the war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardships for the common people. Villages were called upon to supply soldiers, and the forced recruitments in rural areas caused widespread anger. तो अब उन्होंने क्या किया, उनको वहां पे सोल्जर्स तो चाहिए ही थे, तो वो जबरदस्ती इंडिया के गांव से या कुछ ऐसे लोगों को उठा के और एज वॉर सोल्जर्स भेज दे रहे थे वहां पे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक गुस्सा आ गया था। उसके बाद एक और इंस्टेंस ऐसा हुआ था, हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा एक तरह से बोला जाए तो अनरिलीजियस होता है सी को क्रॉस करना। ठीक है, स्पेशली उस टाइम के सेंटिमेंट्स और स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। एंड व्हेन हिंदूज वर फोर्स्ड टू ट्रैवल ओवरसीज एंड एक्ट एज ए वॉर सोल्जर, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा एक अनपायस या फिर अनहोली थिंग थी, और इसीलिए वो और ज्यादा गुस्से में आ गए थे। उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ जो रिजेंटमेंट होती है वो आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 1920-21 में क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, रिजल्टिंग इन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। आपका क्या हुआ, जो खेती थी वो खराब होने लगी, फूड का अक्यूट शॉर्टेज था, वो हो गया था, खाने का, अनाज का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गया था, which was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1920, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemic. इंडिया में ब्रिटिश काल में सबसे ज्यादा देखा जाए तो डेडली फेमाइंस आए थे, इन्फ्लुएंजाज आए थे, बट ब्रिटिशर्स नेवर डिड एनीथिंग फॉर इंडियन पीपल। रादर ऑल दे वर इंटरेस्टेड इन वाज फाइनेंसिंग देयर वॉर्स, फाइनेंसिंग हाउ दे सर्वाइव एंड देयर लग्जरीज। तो उन्हें इंडियन पीपल से, जिसे हम कहते हैं ना, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको सिर्फ अपने पे ध्यान देना होता था कि भैया हमारा काम धंधा चल रहा है, तुम जाओ भाड़ में, भले ही हम तुम्हारे पैसे पे जी रहे हैं और अपने बेबी बच्चे पाल रहे हैं। तो उस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी मेंटालिटी होती थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या था, अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू जॉइन द आर्मी। तो उस वजह से क्या होता था, बहुत सारे लोग मर गए थे। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। वॉर खत्म हुई बट लोगों की हार्डशिप्स बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। अब ऑब्वियसली हम तो यही मनाएंगे ना कि भाई इनकी जल्दी से जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है यूरोप में वो खत्म हो, हमारी जान बचे भैया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, इंडियंस की प्रॉब्लम्स थी, वो उन ब्रिटिशर्स की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गई थी। At this stage, a new leader appeared and suggested new modes of struggle. अब हमारे इंडियन नेशनल स्ट्रगल के हीरो आते हैं
स्टोरी में, जो कि है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना लॉ एडवोकेट थे वो, तो वो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह है वो इंडिया में हुआ था, बट एक्चुअली उनका पहला सत्याग्रह वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तब आप साउथ अफ्रीका बोलेंगे। हाँ, पर अगर अब आपको कोई ये पूछे कि महात्मा गांधी का पहले इंडियन सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तब आप वो एग्जाम्पल देंगे जो अभी हम पढ़ेंगे। वो आ गए थे जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से, और वहां पे क्या था, बहुत ज्यादा रेसिस्ट रिजीम था। ठीक है, वही गोरे काले का भेद। एक तो ये ब्रिटिशर्स या अमेरिकन, अब तो वो भी ऐसे ही हो गए, जहां जाते हैं एक ही चीज आती है, तुम गोरे हो, अरे हम गोरे हैं, हम बहुत सुपीरियर हैं, तुम काले हो, तुम हमसे दूर रहो। तो वो सेम चीज आपका साउथ अफ्रीका में भी चल रही थी। तो वहां पे भी इसीलिए इन्होंने एक सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। और इन्होंने क्या किया था, एक नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। ठीक है, द न्यू आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. अब गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो सत्य है, वो सच है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और हम इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तो हमें वायलेंस की, ठीक है, हमें हिंसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य में इतनी ताकत होती है कि वो बिना हिंसा के भी जीत सकता है। देखते हैं, विदाउट सीकिंग विजिलेंस टू बीइंग अग्रेसिव, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। ठीक है, this could be done by appealing to the consciences of oppressor. People, including the oppressors, had to be persuaded to see truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. तो इनका ये मानना था, गांधी जी बेसिकली एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते थे। वो ये था कि भाई हम जो सामने वाला इंसान है ना, उसके कंसाइंस में, उसकी बुद्धि में ये चीज डालेंगे कि तुम जो कर रहे हो वो ट्रूथ नहीं है, वो गलत है, और जो तुम हमारे साथ कर रहे हो वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो बात अलग है कि ब्रिटिशर्स के पास बुद्धि नहीं थी तो उनकी बुद्धि में कुछ गया नहीं, बट गांधी जी का ये मानना था कि हमें उनको पीटने पाटने की कोई जरूरत नहीं, अगर हम उनके कंसाइंस में ये बात डालेंगे तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू बी अल्टीमेटली ट्रायम्फ, मतलब सबसे ऊपर सत्य की विजय हो वाला नारा। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडिया। जब आपने भगवान बुद्ध की एक लाइन सुनी होगी, अहिंसा परमो धर्म, तो वही चीज गांधी जी फॉलो करते थे कि धर्म में सबसे ऊपर अहिंसा होती है उसका, और सत्य होता है। अब देखते हैं, जब गांधी जी आए इंडिया, उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुली उनका पहला सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, 1917 में। अब मैंने आपको बताया था, अगर कोई आपसे पूछे कि गांधी जी का पहला इंडियन सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तब आप बोलेंगे चंपारण, बिहार में। ठीक है, और पहला नॉर्मल, अगर कोई इंडियन नाम मेंशन करे और पूछे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तब आप बोलेंगे साउथ अफ्रीका। तो 1917 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया इंडिया में आते ही, टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल। He traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. ठीक है, उसके बाद फिर उसी 1917 में उन्होंने दूसरा सत्याग्रह अपना ऑर्गेनाइज किया। ये उनका पहला सत्याग्रह था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में उनका दूसरा सत्याग्रह था। अब उन्होंने चंपारण में जो थे ना, उसमें उन्होंने इंडिगो कल्टीवेटर्स के सपोर्ट में सत्याग्रह किया था। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये तो भूखे थे पैसों के, और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि तुम जाओ भाड़ में, बस तुम हमें वो सब देते रहो जो हमें चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने जो चंपारण बिहार में जो कल्टीवेटर्स थे ना, उनको फोर्स किया कि तुम सिर्फ इंडिगो उगाओ। पर इंडिगो उगाएंगे तो इंडिगो ज्यादा ज्यादा टेक्सटाइल में यूज होगा, क्योंकि कलर के लिए यूज होता था ना, एक तरह से नील की तरह यूज होता था। अगर आप लोग को नील नहीं पता है तो अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। तो नील की तरह यूज होता था इंडिगो, बट ऑब्वियसली भाई इंडिगो उगा के खाएंगे थोड़ी,
तो उनको ये था कि तुम अपने लिए गेहूं चावल उगाओ चाहे ना उगाओ, मेरे लिए तुम लोग इंडिगो उगाओ। तो ये उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था, इसलिए गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया। उसके बाद उन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह किया, जहां पे क्या हो गया था, क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक, जो पूरी फसल थी वो खराब हो गई थी। और उसके बाद प्लेग उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ऐसे प्रोमिनेंट एपिडेमिक हुआ करता, जैसे आजकल डेंगू फैलता है तो कैसे फैलता चला जाता है, या फिर कोविड, खैर कोविड तो पैंडेमिक था, वो तो सारे एपिडेमिक्स का भगवान ही बन गया था, पर वैसे ही उस टाइम पे क्या आता था, उस टाइम पे प्लेग आता था। The peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection should be relaxed. अब obviously अगर मैं 500 रुपए कमा रही हूँ और मुझे हर महीने 100 रुपए टैक्स या 50 रुपए टैक्स देना है, तो ठीक है, मैं सोचूंगी कि मेरे 500 आ रहे हैं तो मैं उसमें से 50 रुपए टैक्स दे देती हूँ। पर अब किसी महीने मेरी सैलरी आए ही ना, और ऊपर से मेरे से जो टैक्स लेते हैं वो मेरे से बोले नहीं भाई तू 100 रुपए दे, तो मैं कहाँ से दूंगी, ये तो इनजस्टिस हुआ। तो वही चीज ब्रिटिशर्स कर रहे थे, कहाँ पे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के। और तभी गांधी जी ने वहां पे भी जाके सत्याग्रह किया, सेम ईयर में 1917। अच्छा देखो, हिस्ट्री ना बहुत टफ नहीं होती है और ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, बस उसको स्टोरी की तरह पढ़ो और जो फैक्ट्स है उन्हें नोट डाउन करके रीड करते रहो। रोज रोज रीड करोगे ना तो दिमाग में चला ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा टाइम हिस्ट्री को दे दो, अगर सुबह उठ के आधे घंटे भी यू गो थ्रू ऑल योर फैक्ट्स दैट यू हैव रिटन और उसके बाद इसको एज ए स्टोरी अपने दिमाग में फीड कर लो, तो बहुत ईजी हो जाता है हिस्ट्री को याद करना। ये थी मेरी क्विक टिप। 1917 हो गया। अब देखते हैं 1918 में महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह ज्वाइन किया था, तीसरा सत्याग्रह किया था अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद ये तो गांधी जी के 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हो गए, आपको पता होना चाहिए। 1917 में चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, उसके बाद 1918 में आ गए थे वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए। अब आते हैं एक बहुत ही अजीबोगरीब और प्रेसिंग एक्ट आया था, राउलेट एक्ट। ठीक है, अब राउलेट एक्ट क्या कहता था, emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act in 1919। ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास कोई काम धंधा तो था नहीं, तो हर 1-2 साल बाद कोई ना कोई नया एक्ट पैदा कर देते थे और लाके हमारे ऊपर थोप देते थे, क्योंकि उन्हें हमें तड़पाने में सताने में तो वैसे भी बहुत ज्यादा मजा आता था, तो इसीलिए उनको कुछ समझ नहीं आया तो चुपचाप मुंह उठा के राउलेट एक्ट लेके आ गए। This act has been hurriedly passed through the Imperial लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, किसने पास किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, जो कि उस टाइम पे आपकी जो एक ब्रिटिशर्स की ना बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, उसने ये पास किया था। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स जो काउंसिल में थे उन्होंने बहुत अपोज किया कि नहीं ये मत करो ये वो दुनिया भर का, पर ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने गवर्नमेंट को क्या किया था, इनॉर्मस पावर दे दी थी टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रीडम फाइटर हूं, मैं नारे लगा रही हूं तो वो दबा सकते हैं मुझे, आके दबाने का मतलब अरेस्ट कर दिया, या फिर मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबा सकते हैं, मुझे डिटेन कर दिया, मेरे घर में ही बंद कर दिया, मुझे नजर बंद कर दिया, मेरी पार्टी के लोगों को मार दिया, उन पे गोली चला दी, कुछ भी कर दिया। ठीक है, रिप्रेस करना मतलब दबाना। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और उसके साथ साथ बिना ट्रायल के, ठीक है, बिना किसी मेरी कोर्ट में पेशी के, बिना किसी सबूत के चुपचाप मुझे उठा के और 2 साल के लिए वो जेल में बंद कर सकते थे। ये आया था राउलेट एक्ट। अब इसके बाद ऑब्वियसली कोई सेंस तो बनता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्मल घूम रही हूँ और मुझे उठा के उन्होंने 2 साल के लिए जेल में डाल दिया कि भाई ये तो कुछ पॉलिटिकल वो करने वाली थी, क्योस क्रिएट करने वाली थी, और ये कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से लोग और भड़कते हमारे खिलाफ, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनती ना। मतलब सबूत सबसे इंपॉर्टेंट है जस्टिस के नजरों में, बट ये ना इनको पता था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और ब्रिटिशर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता था, तो वो ये अपना लॉ एक्ट लेके आ गए। अब इसके बाद हम लोगों को तो पसंद नहीं आया ये, तो हमने क्या किया, हमने बहुत सारे अपने प्रोटेस्ट करे नेशन वाइड, हमने हंगामा किया, बट कुछ उससे भी फर्क हमें नहीं पड़ा था। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication
such as the railway and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. अब हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे ना वो भी कम नहीं थे, ठीक है, दे वर वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्लेवर. उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट में तुम हमारी एक्टिविटीज को दबाओ कि ठीक है हम तुम्हारी टेलीग्राफ लाइन ही तोड़ देंगे, करते रहना बात अब फोन पे, या फिर बहुत तुम्हारी ट्रेनें चल रही है ना, तुम यहाँ से वहां ट्रैवल करने के लिए यूज करो, हम तुम्हारे रेलवे ट्रैक ही उड़ा देंगे. तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे उस टाइम पे प्रोटेस्ट करने के. अब ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई ये तो हमारे कम्युनिकेशन का एक ही जरिया तोड़ दे रहे हैं, ये तो हमारे रेलवे ट्रैक ही उड़ा दे रहे हैं. तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हमें कंप्लीटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा के और इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली. महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से मना कर दिया. अमृतसर से जो लोकल लीडर्स थे उन्हें उठा के डिटेन कर दिया. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railways. Martial law was imposed and General Dyer took the command. अब अगर आप लोगों ने सरदार उधम सिंह देखी है ना, तो आप लोगों को जनरल डायर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि विक्की कौशल उसमें सरदार उधम सिंह बनके किसे मारना चाहते थे. अब आएगा एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट, जलियांवाला बाग. ये एक मैसेकर था, एक ट्रेजेडी थी और ये बहुत ही एक सीरियस और बहुत ही हीनियस क्राइम था. अगर आप लोग कभी जलियांवाला बाग गए हैं तो आपने देखा होगा वहां पे अभी भी जो गोलियां लगी थी ना उनको ऐसे सर्कल करके और उसके मार्क्स हैं वहां पे, और वहां पे एक बकायदा स्मारक बना है जिसमें जो लोग वहां पे शहीद हो गए थे उनके रिमेम्बरेंस में, उनकी याद में. तो जो उधम सिंह मूवी में विक्की कौशल उधम सिंह बन के मारना चाहते थे ना जनरल डायर को, ही डिजर्व्ड इट, क्योंकि उसने इतनी नीच हरकत करी ही थी इंडियंस के साथ. 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, हम सबको पता है. तो जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने के लिए एक अच्छा खासा क्राउड इकट्ठा हुआ था. हाँ, पर वहां पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रोटेस्ट करने के लिए, सीक्रेटिवली मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जो राउलेट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट उन्हें अपने आगे की प्लानिंग, प्लॉटिंग, प्रोटेस्ट जो भी था वो करना था. बट अब मान लीजिए 100% लोगों में से 80 से 90% लोग वहां सिर्फ और सिर्फ बैसाखी मनाने के लिए आए थे. जनरल डायर को पता चला, जनरल डायर ने क्या कमांड किया, सारे एग्जिट, सारे एंट्रीज को ब्लॉक कर दिया और लोगों पे गोलियां चलवा दी. 400 से भी ज्यादा लोग जलियांवाला बाग ट्रेजेडी में मारे गए थे. उसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पीपल ऑफ एवरी एज वो इंक्लूडेड. और उसके बाद जब जनरल डायर से पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो जनरल डायर ने क्या बोला था, he said to produce a moral effect. ठीक है, अब इसमें जनरल डायर का मॉरल कितना महान था ये तो आप इस हरकत से पहचान ही गए होंगे, पर ये कौन सा मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस कराना चाहते थे, वो ये था कि टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही द फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, कि मतलब भाई तुम हमसे डर के रहो, इसलिए मैंने एक साथ 400 के 400 लोगों को मार दिया. अब आप समझ रहे होंगे कि उधम सिंह जी को जनरल डायर को मारना कितना ज्यादा जस्टिफाइड है. As the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took to the streets in many North Indian towns. Jallianwala Bagh ट्रेजेडी तो थी ना, उसने केरोसिन की तरह काम किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की आग में. ठीक है, एकदम से लोग इतना ज्यादा गुस्से में आ गए थे, स्ट्राइक्स होने लगे, क्लैशेस होने लगे, पुलिस पे अटैक्स होने लगे. The government responded with brutal repression, seeking to humiliation and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets and to do salam to all sahibs. People were flogged and villages were bombed. अब ब्रिटिशर्स के पास क्या था, बस एक ही फायदा था ब्रिटिशर्स के पास, उनके पास मॉडर्न आर्टिलरी थी. तो जब उनको लगता था कि भाई ये तो बिना मतलब ये तो अपने कम से कम रिसोर्सेज में भी हम पे हावी पड़ रहे हैं, तो एक बॉम्ब उठा के और फेंक दिया, क्योंकि उनके पास उतना वो नहीं था कि अगर उनके पास उतनी मॉडर्न आर्टिलरी नहीं होती तो हम ऑब्वियसली उन लोगों पे हावी पड़ पाते. तो इसीलिए उन्होंने कितनी ज्यादा घटिया हरकतें करी थी, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बोला कि तुम अपनी नाक रगड़ो, क्रॉल करो स्ट्रीट्स पे, जो भी तुम्हें दिखे ब्रिटिशर उसे सलाम करो. तो ये सारी चीजें उन्होंने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के मोराल को डाउन करने के लिए इंप्लीमेंट करी थी.
While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. अब इंडिया में भी ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स में कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स निकल जाती थी. राउलेट एक्ट जो था वो सिटीज एंड टाउन्स में था, विलेजेस तक जा ही नहीं पा रहा था. Mahatma Gandhi now felt need to launch more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing Hindus and Muslims closer to each other. अब क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश अपना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल चुकी थी. अगर आप फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे ना, जो हमारी सिपॉय म्यूटनी हुई थी, या फिर जिसे हम व्हाइट म्यूटनी कहते हैं, या फिर उसे हम इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं 1857 का, तो उसमें आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज्यादा थी. फिर 1905 में ब्रिटिशर्स को चुल मची, उनको कुछ काम धंधा था नहीं, मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो उन्होंने पॉलिसी ला दी डिवाइड एंड रूल की, कि फूट डालो राज करो. उन्होंने क्या किया, बंगाल से स्टार्ट किया. हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में एक जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे ना, उनको एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया, और उसके बाद पार्टीशन हो गया था ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल का, और उसके बाद से हिंदूज और मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स कभी एक पेज पे आ ही नहीं पाए. वही गांधी जी को लगा कि अगर हमें अगर हमें नेशन वाइड प्रोटेस्ट को बहुत स्ट्रांगली फैलाना है ना, तो हमें हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप खिलाफत इशू. अब खिलाफत इशू क्या था, तो अब खिलाफत इशू क्या था जिसे गांधी जी अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ आगे जाके मर्ज करेंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं. तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की थे ना, उसके जो ओटोमन एम्पायर था, उसकी हार हो गई थी, उसकी डिफीट हो गई थी. And there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Emperor, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के, जो ओटोमन एम्परर थे ना, वो स्पिरिचुअल लीडर थे इस्लामिक वर्ल्ड के, जिन्हें वो लोग खलीफा कहते थे. अब जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स में मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हिंदूज में अगर आपने जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, ठीक है, तो वो क्या थे, वो हमारे एक स्पिरिचुअल लीडर थे. वैसे ही जो खलीफा थे वो मुस्लिम्स के, इस्लामिक वर्ल्ड के आपके स्पिरिचुअल लीडर थे, और वो ओटोमन के एम्परर थे. तो अब ये हो रहा था कि ब्रिटिशर्स उन पे बहुत ही ज्यादा एक हार्श पीस ट्रीटी इंपोज करने वाले हैं. टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स, अ खिलाफत कमिटी was formed in Bombay in March 1919. अच्छा, 1919 से पहले 1918 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, ये आप जल्दी से रिकॉल करिए. राइट, अगर आपने अहमदाबाद सत्याग्रह बोला है तो मिल वर्कर्स के लिए हुआ था. 1919 में आपकी खिलाफत कमेटी जो थी वो फॉर्म हो गई थी. A young generation of Muslim leaders like brothers मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनको हम अली ब्रदर्स भी बोलते हैं. ठीक है, कभी भी अगर खिलाफत मूवमेंट का नाम आएगा तो उसमें अली ब्रदर्स का नाम आएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे जिन्होंने मिलकर खिलाफत कमेटी सेटअप कर दी थी आपकी बॉम्बे में. Began discussing with Mahatma Gandhi about the possibilities of a united mass action on the issue. अब देखिए, ये लोग अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए लड़ना चाहते थे, और महात्मा गांधी और जो इंडियंस थे बाकी, वो पूरे देश के लिए लड़ना चाहते थे. तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉलिटिकल कोलैबोरेशन का टाइम था कि भाई अली ब्रदर्स का खिलाफत कमेटी, उनका जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा है वो, और गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साथ में लॉन्च हो जाए, फिर मिलके हम ब्रिटिशर्स की ऐसी तैसी करेंगे. गांधी जी saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of unified national movement. क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हिंदू मुस्लिम्स को सेम पेज में लाना, सेम पेज पे लाना इतना मुश्किल हो गया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बाद, कि गांधी जी को ये बहुत अच्छा मतलब एक मौका मिला था कि हम सब सेम छत के नीचे, सेम अम्ब्रेला, उसके अंडर आ जाएंगे, एक सेम पेज पे, फिर दोनों हिंदू मुस्लिम जो हैं वो अपना भाई भाई बन के ब्रिटिशर्स की ऐसी तैसी करेंगे. एट द कैलकाटा सेशन, अब देखिए सेशंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको सेशंस याद होने चाहिए. कैलकाटा सेशन कांग्रेस का सितंबर 1920 में, he convinced other leaders of the need to start non-cooperation movement
इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग होती जा रही है कहानी हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। अब हम आते हैं वाई नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, क्यों नॉन कोऑपरेशन? बट मुझे ऐसा लगता है कि इस लेक्चर के लिए इनफ इंफॉर्मेशन अभी आपके दिमाग तक पहुंच चुकी है, इससे ज्यादा इस लेक्चर में हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि ये एक फ्रेश टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको हम आपकी दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो अभी तक के वीडियो को प्लीज एज अ स्टोरी समझिए, अपने नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, उन्हें रिवाइज करिए, और हिस्ट्री ट्रस्ट में बहुत इजीली हो जाएगी आपकी। और इंडियन नेशनल स्ट्रगल तो वैसे भी बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लस एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे ऊपर क्या क्या ब्रूटैलिटीज हुई थी बाय ब्रिटिशर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।